नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना के पंचायती राज वजीर ई दयाकर राव ने लेबर मिनिस्टर सी मल्लारेड्डी के साथ आज एक तकरीब में जिले ईस्ट गोदावरी के कश्ती हादसे के शिकार 5 हलाक हो जाने वाले अफराद के खानदानों को 6.30 लाख की एक्स ग्रेशिया आज तकसीम की। कश्ती हादसे में चेम्बरा देवी, बी रेणुका, के पुष्पा, के कौशल्या और बी ललिता वगैरह पानी में डूबकर हलाक हो गई थी और अफराद ख़ानदान के लिए हुकूमत की एक्स ग्रेशिया छोड़ गई। इस तकरीब में गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर, चीफ सेक्रेटरी शशांक गोयल के साथ साथ कई महकूमजाती लोग भी वहां पर मौजूद थे। रियासत में TSRTC वर्कर्स की हड़ताल के चलते हुकूमत के वजीर ई दयाकर राव ने अवाम को समझाने की कोशिश की कि CM KCR कामगारों का बड़ा ख्याल रखते हैं, लिहाजा उन्हें इनकी मौत पर बड़ा दुख होता है और कश्ती हादसे पर भी उन्हें दुख हुआ था, लिहाजा पैसा नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने एक्स ग्रेशिया का खुसूसी इंतजाम किया। हमारे समाज में आम तौर पर यह देखा गया है कि 3 पहिया गाड़ियां बड़ी मुतनाज़ा साबित हुई हैं, क्योंकि ये छोटी से छोटी गली में भी न सिर्फ आसानी से आ जा सकती हैं बल्कि अचानक आ भी जाती हैं और इन्हें चलाने वाले बड़े अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन जैसे ही ये सीट पर बैठते हैं ना जाने इन्हें क्या हो जाता है कि इन्हें सिर्फ अपनी गाड़ी का अगला पहिया नज़र आता है और पिछले 2 पहियों को ये भूल जाते हैं। सारे मुल्क में इन गाड़ी वालों का यही हाल है। अभी मध्य प्रदेश के ज़िले निवाड़ी से खबर है कि एक कार ऐसे ही एक 3 पहियों वाले अचानक सामने आ जाने वाले ऑटो को बचाने की खातिर पास वाली नदी में जा गिरी। वो तो अच्छा हुआ कि मुकामी लोगों ने नदी में कूदकर कार में सवार 5 लोगों को बाहर निकाला और दवाखाना मुंतकिल किया, लेकिन बेचारे ऑटो वाले के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और शायद वहां की पुलिस भी इस सिलसिले में कोई केस नहीं बना पाई होगी। बहरहाल जब भी कोई बाहर निकले तो ख़ास तौर पर इनसे खबरदार और होशियार रहने की अशद ज़रूरत है, वरना गाड़ियों समेत नदी में तैरने का मज़ा आ सकता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ ने आज एक इजलास में मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि कुछ लोगों को मुल्क को बेवकूफ़ बनाने का ज़बरदस्त हुनर आ गया है और अवाम क्या चाहती है वैसे ही बातें करते हुए उन्हें उलझा कर अभी मेक इन इंडिया को सेल इन इंडिया बना दिया गया है, लिहाजा सारा मुल्क खून के आंसू रो रहा है और इस पार्टी ने दोबारा अपनी चमत्कारी से 2 रियासतों पर दोबारा कब्जा भी जमा लिया है। वैसे भी PM मोदी की हठधर्मी से मुल्क का GDP दिवालिया तो हो ही गया है, इसके बावजूद इनके बैरूनी दौरे कम नहीं हुए और डूबती इकोनॉमी के जरिए ये बड़े ठाठ से चल भी रहे हैं। इन्होंने आखिर में बतलाया कि भारत की आवाम अगर अभी भी इनकी जानिब तवज्जो नहीं देती है तो समझिए आने वाले वक्तों में मुल्क एकदम चौपट होकर रह जाएगा। She will shower some money to the poor people in our country, whether farmers, whether traders, whether shopkeepers, whether small businesses. So only राम भरोसे काम हो रहा है भाई साहब। I will be talking today, and I want you to understand this because you have to understand this issue. This is the third jolt. अर्थव्यवस्था पे तीसरा हमला की तैयारी हो गई है। Third jolt on Indian economy. I don't think I have to remind you what are the first 2 jolts. पहले 2 हमले क्या हुए आपको याद होंगे। आज से 3 वर्ष पूर्व नोटबंदी से पहला हमला किया गया, उसके 8 महीने बाद गलत तरीके से GST लगा के दूसरा हमला किया गया और एक तीसरा हमले की तैयारी पूरी हो गई है। नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी जाके उसमें साइन कर देंगे और हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा उसके बारे में आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया। We had organized this press meet just to discuss with you all
and you have to understand this is not a small thing, that what is going to happen after the third jolt on Indian economy. जो मेक इन इंडिया, आपको सबको याद होगा, एक मेक इन इंडिया का एक झूठ मूठ का एक शेर बनाया था मैस्कट, आप लोगों को याद होगा, शेर शेर किया शेर, पता नहीं कहाँ गया, आप लोगों को दिखे तो बताइएगा। अब मेक इन इंडिया को सेल इन इंडिया प्रोग्राम बना दिया गया और उसकी तैयारी हुई है। मेक इन इंडिया को सेल इन इंडिया, भारत में बनाओ की जगह भारत सरकार ने निश्चय कर लिया है कि भारत में बेचो, बनाओ कहीं और उसकी रूपरेखा आरसेप के द्वारा की गई। ये तीसरा हमला आरसेप, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा कि इसमें 16 देश मेंबर हैं और वो देश आपस में आयात निर्यात करेंगे ड्यूटी फ्री, और उसमें भारत और चीन भी साइन कर लेंगे। एक तरफ तो हमको बताया जाता है, देश को बताया जाता है कि चीन को लाल आंख दिखानी है, आई वुड लाइक टू शो द रेड आइज टू द चाइना, एंड ऑन द अदर हैंड वी आर ओपनिंग आवर बाउंड्रीज फॉर द चाइनीज प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट फ्री चाइनीज प्रोडक्ट्स। We used to give lessons on nationalism by ruling parties that boycott Chinese product on Holi, Deepavali. Arey, what happened to RCEP? You guys are opening your boundaries tax free, duty free. चीन से माल आएगा बिना import duty के। अभी ड्यूटी लगने के बाद क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। TPCC की कोर कमेटी का आज एक हंगामी इजलास बुलाया गया। सदर तेलंगाना कांग्रेस कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी MP के साथ साथ दीगर पार्टी के कई आला लीडर्स भी इसमें शिरकत किए और तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल जैसे TSRTC की हड़ताल और हुजूर नगर के ज़िमनी इंतखाबात में हारने के बाद ये पहला इजलास रखा गया जिसमें तबादला ख्याल किया गया और कई मसाइल को मौजूद बहस भी बनाया गया और मुस्तकबिल का लाए अमल भी इस मौके पर तरतीब दिया गया। TPCC सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया को इस मौके पर बतलाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है और रियासत के RTC हड़ताली वर्कर्स का भी वो साथ निभाएगी और इनके मुतालबात कबूल किए जाने तक वो हर तरह से इनके साथ जुड़ी रहेगी। అందరూ కూడా పాల్గొనాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। 31వ తారీఖున ఇందిరాగాంధీ గారి వర్ధంతి కార్యక్రమం, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి జయంతి కార్యక్రమం, ఈ కార్యక్రమాలని నిర్వహించాలని చెప్పి PCC ఆఫీస్ బేరర్స్ని, DCC అధ్యక్షులందరూ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది। మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం కావాలి। RTC స్ట్రైక్ కి, RTC కార్మికుల ఏ విధంగా ఈ ముఖ్యమంత్రి RTCతో హరాస్ చేస్తుందో యావత్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తున్నాం। RTC కార్మికుల పోరాటంలో అన్ని విషయాల్లో ఎంబడుంటాం, అన్ని విధాలుగా RTCని ఆదుకోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉంది। ముఖ్యమంత్రి గారి మొండి వైఖరిని యావత్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తుందని చెప్పి ఈ సమావేశం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం। అదేవిధంగా చనిపోయిన RTC కార్మికులు
అవి ప్రభుత్వ హత్యలే అని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది. ఆ కుటుంబాలకి మా ప్రగాఢ సానుభూతి సంతాపం తెలియజేస్తూ అన్ని విధాలుగా ఆ కుటుంబాలకి కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులందరూ కూడా తప్పనిసరిగా జిల్లా కేంద్రాల్లో మీరు ఏ విధంగా అయితే ఈ ప్రభుత్వం అన్ని రాజకీయ పార్టీలకి భూమి కేటాయిస్తుంది, రాజకీయ పార్టీ కార్యాలయాలకని చెప్పిందో జిల్లా అధ్యక్షులు ఫాలో అప్ చేయాలి. మరి పిసిసి నుంచి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఆ జిల్లా కలెక్టర్లతో ఫాలో అప్ లెటర్లు ఉద్దేశించి రాస్తాడు. అదేవిధంగా ఈరోజు నిర్ణయం జరిగింది. ఇదివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ కొరకు గాంధీ భవన్ పక్కన హౌసింగ్ బోర్డ్ అలాట్ అయి ఉండే, అది లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండి దానికి ఆ ల్యాండ్ నుంచి మన స్టేక్ విత్డ్రా చేసుకుని కొత్త కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం కోసం హైదరాబాద్లో మంచి స్థలం కేటాయించాలని చెప్పి ప్రభుత్వానికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మంచి హైదరాబాద్లో ఒక మంచి స్థలంలో ఇవ్వాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరబోతున్నాం. అదేవిధంగా బోయిన్పల్లిలో ఉన్న ఇదివరకు ఏపీసీసీ ఉన్నప్పుడు అలాట్ అయిన ల్యాండ్ కూడా దాన్ని లీగలైజ్ చేసి అది కూడా డెవలప్ చేయాలని చెప్పి సమావేశం కోర్ కమిటీ తీర్మానం చేసింది. మరి కొంతకాలం నుంచి మనం వెనకున్న ఏపీసీసీ బిల్డింగ్ కూడా టీపీసీసీ ఆధ్వర్యంలో రావాలని చెప్పి కూడా మన ఏఐసీసీని కోరడం జరుగుతుంది. ఈ విషయాలు మళ్ళీ చర్చిద్దాం. ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మన కోసం ఢిల్లీ నుంచి నేషనల్ ఎకానమీని ఏ విధంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం చిన్నాభిన్నం చేసిందో ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ జంషెడ్పూర్ ప్రొఫెసర్, ఏఐసిసిలో నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్గా అద్భుత పాత్ర పోషిస్తున్న ప్రొఫెసర్ గౌరవ్ వల్లభ గారిని మాట్లాడమని కోరుతున్నాను. శ్రీనివాసరావు గారు కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నారు. వారు కూడా तेलंगाना बीजेपी पार्टी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने आज एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट और सीएम केसीआर पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि रियासत को सुनहरा बनाने के ख्वाब दिखाने वाले सीएम केसीआर, जिनको अवाम का बड़ा हमदर्दी बतलाया जाता है, इन्होंने 2 बड़े बड़े फेस्टिवल्स की भी परवाह नहीं की और टीएसआरटीसी के हड़ताली वर्कर्स की 1 माह की तनख्वाह को रुकवाकर इन्हें भूखा मार दिया और हालात ऐसे पैदा कर दिए कि रियासत में इमरजेंसी आ जानी ज़रूरी हो गई है। इन्होंने अपने हथकंडों से हुजूर नगर का बाई इलेक्शन जीता, लेकिन बीजेपी अब आगे से उन्हें ऐसा करने से रोकने पे आ जाएगी। తరఫున నేను ఈ రోజు సూటిగా వారిని అడుగుతా ఉన్నా, ఒక నెల పని చేసిన కార్మికులకి జీతం ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఒక రాష్ట్రం ఉంటే కేసీఆర్ గారు ఏం గొప్ప అని అడుగుతా ఉన్నా. 2 నెలలు అయిపోయినాయి. ఒక 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 జీతాలతో బతికే కార్మికుల పైన మీ ప్రతాపం చూపిస్తా ఉన్నారు. ఒక నార్మల్ సాధారణ వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు మీరు చూపెట్టరు ఇట్లా. అట్లాంటిది ఒక ప్రభుత్వం, ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వం కక్ష కట్టి చిన్న చిరు జీతాల మీద జీవితం గడిపే కార్మికుల పైన ఇంత కక్ష, ఇంత కఠినం, ఇట్లాంటి పరిస్థితికి మీరు ఈ రోజు దిగజారి ఇంకా ఏం గొప్ప అని గొప్పలు మాట్లాడుతా ఉన్నారు, స్థాయిల గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికులతో మాట్లాడే స్థాయి నాది అని మాట్లాడతారు. మీరు ఏ స్థాయి అని అడుగుతున్నా. మీ స్థాయి ఎంత దిగజారిందో నేను కోట్లనే తెచ్చిపోయింది కదా. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ల సంఘం, తెలంగాణ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ల సంఘాలతో మాట్లాడడానికి, వాళ్ళతో భోజనాలు చేయడానికి మాత్రం స్థాయి అడ్డం రాదు. ఆర్టీసీ కార్మికులతో మాట్లాడడానికి స్థాయి అడ్డం వస్తుందా?
మీది ఏ స్థాయి? కోర్టు దివాలా తీసిందా ఈ ప్రభుత్వం అంటే సమాధానం చెప్పలేని స్థాయి. ఒక మిగులు రాష్ట్రాన్ని లోటు రాష్ట్రం చేసిన స్థాయి కేసీఆర్ గారు మీది. ఒక ధనిక రాష్ట్రాన్ని ఒక దివాలా రాష్ట్రం చేసిన స్థాయి మీది కేసీఆర్ గారు. చాలా పెద్ద గొప్పలు చెప్తా ఉన్నారు. నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు లాభాలకు తెచ్చిన ఆర్టీసీని, మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కదా, ఆఫీసర్ క్లర్క్ కాదు కదా, ప్రమోట్ అయ్యారు కదా, ప్రజలు ఎన్నుకొని ముఖ్యమంత్రిని చేసింది కదా. మరి ట్రాన్స్పోర్ట్ మంత్రి స్థాయిలో ఆర్టీసీని లాభాలకు తెచ్చిన మీరు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఆర్టీసీ నష్టాలు ఎట్లున్నదండి? మీరు మాట్లాడడానికి ఏమైనా అర్థం ఉన్నదా? మీ గొప్పలకి ఏమైనా ప్రాతిపాదిక ఉన్నదా? కోర్టులో సమాధానం ఇయ్యలేకపోయిన దివాలా తీసిందా అంటే, కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ దగ్గర సమాధానం ఉన్నది. అవును, మై ఆర్డర్, ఈ రాష్ట్రం దివాలా తీసింది. మేము కోర్టులో ఉంటే చెప్తుంటే సమాధానం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రం దివాలా తీసింది. ఈ లెక్కను చూస్తే ఎంత దివాలా తీసిందో అర్థమవుతుంది. ఈరోజు రాబడి మిగులు రాష్ట్రం, రాబడి లోటులో 285 కోట్ల రాబడి లోటులో ఉంది. ఈ రాష్ట్రం 27,655 కోట్ల ఆర్థిక లోటులో, ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ లో ఉంది. అయితే అబద్ధాలు, అసత్యాలు ఊపిరిగా బతికే కేసీఆర్ గారు, వారి ప్రభుత్వం రాబడి మిగులు ఉంది అని దొంగ లెక్కలు చూపెట్టడం జరిగింది. 3,744 కోట్లు రాబడి ఉంది అని, అంటే ఒక గవర్నమెంటే తప్పుడు లెక్కలు చూపెట్టడం. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग का आज एहतमाम किया गया। गांधी भवन में एहतमाम करता इस मीटिंग में सदारत कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने की। इस मौके पर वहां पर मौजूद रहे वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी, फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासत के पार्टी इंचार्ज आरसी कुंतैया, ई अहमद, इनके साथ साथ बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी वहां शिरकत किए। जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी इस मौके पर वहां पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत किए। इस मौके पर मरकजी और रियासती हुकूमतों पर सख्त तनकीदें करते हुए बतलाया गया कि सारे मुल्क और रियासत की आवाम ने देख ही लिया होगा कि नासमझों को सत्ता देने का अंजाम क्या होता है, और अगर अभी भी आवाम फौरी हरकत में नहीं आती है तो मुल्क का नाम दुनिया की तारीख से मिट सकता है। मरकजी हुकूमत ने ख़वामख़ा के नोटबंदी और जीएसटी लाकर लोगों को भीख मंगवा दिया था, और दोबारा सत्ता हासिल करने के बाद रीसेप यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का नाम लेकर मुल्क में 16 ममालिक के लिए फ्री ट्रेड के मौके फराहम कर दिए हैं ताकि मुल्क के बचे कचे लोग भी ख़त्म किए जा सकें। और इस तरह से मेक इन इंडिया अब सेल इन इंडिया में तब्दील हो गया है, और हुकूमत के साबिक़ा में जो हरकतें खिलाफ हुई थी अभी रीसेप भी इनके साथ जुड़कर मुल्क को खल्लाश कर देने की तरफ आ रही है। जिले मेरचल के इलाके अलवाल की साकिन एक 17 साल नौजवान लड़की ए रामिया अरसे दराज से ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज से जूझ रही है, और इसकी कमिश्नर पुलिस बनने की देरीना ख्वाहिश को रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत ने आज ऐसे पूरे किया कि आज एक दिन के लिए उसे कमिश्नर पुलिस बना दिया। बतलाया गया है कि ए रामिया इंटर सेकेंड ईयर की तालिबा है और पंजागुट्टा के निम्स के मशहूर डॉक्टर क्रिन के जेर इलाज है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद की मशहूर दीनी दरसगाह मदरसा इस्लामिया काशिफुल उलूम के हुफ़ाज़ इकराम ने नवाब मीर याकूब अली की क़ियामगाह पर उनके वालिद मरहूम नवाब मीर मुमताज़ अली मुअज़्ज़फ़ महकमे पुलिस के ताज़ियती प्रोग्राम में कुरान ख़वानी की और मरहूम के लिए नाज़िम मदरसा मुफ्ती अब्दुल सलाम ने दुआए मग़फ़िरत फरमाई। रियासत तेलंगाना में अरसा दराज से मुतनाज़ा बन जाने वाले तालीमी इदारे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की हाल ही में बागडोर संभालने के बाद रियासत के मशहूर IAS ऑफिसर उमर जलील ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए मुस्तकबिल की रियासती तालीमी पॉलिसी को उजागर किया। IND टुडे के खुसूसी नुमाइंदे व TOWJ के सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने आज अपने सैकड़ों चाहने वालों के लिए इस खुसूसी बातचीत का एहतमाम किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और कमिश्नरेट ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में ओहदा संभालने के बाद 1 महीना गुजर चुका है मुझे, और इस दौरान में हमने ये आइंदा साल मार्च 2020 में जो होने वाले इम्तिहानात हैं उसके बारे में इक़दाम किए हैं। गुज़िश्ता साल 2019 में कुछ वाक़यात रोनुमा हुए थे और उसकी वजह से चंद बच्चों ने खुदकुशी वगैरह भी की थी, तो उसकी वजूहात मालूम की गई, तरीमान कमेटी की रिपोर्ट वगैरह भी मिली और फिर ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गया। वहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई कि जो अफसोसनाक वाक़यात हुए जिनमें बच्चे खुदकुशी किए हैं उसके लिए बोर्ड ज़िम्मेदार नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी किस्म की लोग बच्चों को तकलीफ़ हुई थी जो करेक्शन के सिलसिले में, जो वैल्यूएशन के सिलसिले में था, तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह आइडेंटिफाई किए गए थे उनको हम पूरी तरह से दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर में रद्द-बदल कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं और कोशिश ये है कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम बच्चों को फ़ीस की अदायगी में या हॉल टिकट की इजराई में या फिर वैल्यूएशन में या फिर रिज़ल्ट की टैबुलेशन में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो बच्चों को, और पूरी तरह से सही रिज़ल्ट सही वक्त पे हम जारी करें। इसके लिए इक़दाम कर लिए गए हैं और CGG के ज़रिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करके उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से स्टूडेंट वेलफेयर यानी तालिब इल्मों की बक़ा के लिए कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि वो इम्तिहान अच्छी तरह से दे सकें, हिम्मत से दे सकें। पहला कदम ये किया गया कि इनको साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हम बना रहे हैं। देखा जाए तो इंटरमीडिएट में जो बच्चे होते हैं वो आधे बच्चे होते हैं, आधे अडल्ट होते हैं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, तो जहन थोड़ा कमज़ोर होता है और जल्दी परेशान हो जाते हैं, इश्तियाल में आ जाते हैं। तो इम्तिहान को फेस करने के लिए किसी किस्म की उनको तरद्दुद ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो, किसी किस्म का डर ना हो, इसीलिए हम साइकोलॉजिस्ट की मदद लेकर हर कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के तौर पर स्टूडेंट काउंसलर को हम अपॉइंट कर रहे हैं। जो अवेलेबल लेक्चरर्स हैं वो हर कॉलेज में से एक लेक्चरर को लेकर उनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने कॉलेज में अपने बच्चों को
साइकोलॉजिकल तौर पे, जहनी तौर पे उनको ताकतवर बनाएंगे, ताकि वो लोग ये जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, जो इम्तिहान का डर है, वो डर को अच्छी तरह से फेस कर सकें और डर उनके दिल से दूर हो जाए। ये पहला काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि बच्चों के लिए भी डायरेक्टली या इंटरैक्टिव वर्चुअल मीडिया के ज़रिए लेक्चर्स वगैरह भी तैयार करके रखेंगे, ताकि बच्चों को बाकायदा लेक्चरर डायरेक्टली एड्रेस कर सकें, उनसे मुखातिब हो सकें और उनके डर, परेशानी और स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, परेशानी को कैसे दूर किया जाए, उनको वो तरीक़े दिखाएंगे, बताएंगे। तीसरी बात ये कि हम अपनी तरफ से जो बच्चे कमज़ोर हैं या फिर उन्होंने लेक्चर में कुछ समझा नहीं है, उनके लिए एडिशनल क्लासेस का इंतज़ाम करेंगे। ख़ास तौर पे कुछ जो कोई भी सब्जेक्ट के बारे में उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, उनके लिए स्पेशल क्लासेस, एडिशनल क्लासेस तैयार करेंगे। इसी तरह जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए भी एडिशनल क्लासेस रखी जाएंगी। चौथी बात ये कि जो सब्जेक्ट कंटेंट है, जो सबक है, उन सबक के वर्चुअल सीडीज़ वगैरह भी बना के हम रखेंगे, ताकि बच्चे बार बार उसको देख के अच्छी तरह से समझ जाएं। जब भी ज़रूरत पड़े वो अपना कंप्यूटर खोल के, कॉलेज का कंप्यूटर खोल कर इन चीज़ों को दोबारा सुन सकें और इसको अच्छी तरह से समझ सकें और इम्तिहान आसानी से दे सकें। और एक क़दम हम ये ले रहे हैं कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में बेहतरीन तालिब इल्म हैं, उनको और ज़्यादा बेहतर कोचिंग दी जाकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। तो उनको स्पेशल क्लासेस ली जाएंगी ताकि वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मुज़ाहरा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सोचे हैं करने का, और बहुत जल्द इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा और इसका इनाग्रेशन किया जाएगा ऑनरेबल मिनिस्टर के ज़रिए। तो इंशाअल्लाह ये कोशिशें हमारी ये हैं कि कोई भी बच्चा फेल ना होए, कोई भी बच्चा किसी किस्म का इंतहाई क़दम के बारे में सोचे भी नहीं। ये हमारी कोशिश है। इसी तरह प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्टूडेंट काउंसलर्स के अपॉइंट किए जाने और उनको स्टूडेंट को काउंसलिंग करने की हम तरगीब देंगे, उनसे हुक्म भी देंगे। जब जो इनको एफिलिएशन दिया जाएगा तो हम ये कहेंगे कि बच्चों को इम्तिहान फेस करने के लिए कुछ इक़दाम उनकी तरफ से भी किए जाएं, ताकि बच्चे किसी किस्म से परेशान ना हो इम्तिहान में और किसी किस्म का इंतहाई इक़दाम के बारे में सोचें भी नहीं। सब कुछ पेरेंट्स का इल्ज़ाम है कि वो कॉलेज जो है एग्ज़ाम के फीस के नाम के ऊपर कुछ ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उसके तरफ से अगर कोई मुझे रिटर्न दरख्वास्त दें तो मैं ज़रूर उनके ख़िलाफ़ में एक्शन लूँगा। गवर्नमेंट की जानब से क्या फीस है? गवर्नमेंट की तो बहुत कम, गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ इम्तिहान की फ़ीस ली जाती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है और उसके साथ में उनको टेक्स्ट बुक्स भी दिए जाते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम की फ़ीस ली जाती है, बस वही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।